Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी की। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। इसको समझते हैं क्या है भाई। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स के बाद अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इलास्टिसिटी। ग्रेविटेशन हम लोगों ने पढ़ा, एनएलएम पढ़ा, रोटेशनल मोशन पढ़ा और इस तरह से काफ़ी सारी काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स पढ़ ली। ठीक है, अब बात करेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, इस नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं, इलास्टिसिटी। चलिए डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है भाई, देख लीजिए, नाम से क्लियर रहेगा आपको एकदम। A force which changes the size or shape of a body is called deforming force. It can be tensile force, a normal force or tangential force. Suppose करिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया गया F, जिसकी वजह से इस F फोर्स की वजह से इस बॉडी का शेप और साइज में कुछ चेंज आ गया, ठीक है, तो फिर ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा, डीफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि इस फोर्स ने इस बॉडी को डीफॉर्म किया है ना, शेप और साइज चेंज किया, मतलब डीफॉर्म कर दिया। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट, हाँ जी, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होता है भाई, देख लीजिए। इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल size and shape after the removal of deforming force, it is said to be elastic body and this property is called elasticity. अगर कोई बॉडी है हमारी, कोई मतलब हाँ कंसीडर करिए जैसे ये एक बॉडी है इस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई किया, मतलब फोर्स F अप्लाई करने के बाद इसकी बॉडी का शेप और साइज डिफॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको इस F को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स का, ठीक है। और जैसे ही हम इस F को रिमूव कर लें, जैसे ही रिमूव करें, बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले, फिर से अपने पुराने शेप और साइज में आ जाए, ठीक है। इसको रिमूव करते ही F को, तब वो बॉडी क्या कहलाएगी, इलास्टिक बॉडी। और ये प्रॉपर्टी जो होती है बॉडी की, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए रबर को, देखिए एक सेकेंड, अगर आपके पास ये रबर है, आप इसको प्रेस करिए, फोर्स अप्लाई कीजिए, देखिए वो थोड़ा सा श्रिंक होता है। दोनों एंड से अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो F, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा श्रिंक होता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे श्रिंक हो जाएगा। और जैसे ही अपना फोर्स रिमूव कर लोगे, ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगा। तो आपने फोर्स अप्लाई करके उसका शेप और साइज चेंज कर दिया, लेकिन कुछ देरी के बाद जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया, वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले रहा है, फिर से अपने जो पहले वाला शेप और साइज था उसमें आ गया। तो ये वाला जो तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी बॉडी की, वो कहलाई है हमारी इलास्टिसिटी। और ऐसी बॉडीज को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहेंगे। चलिए परफेक्ट इलास्टिक बॉडी समझते हैं भाई। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी वो होगी जैसे कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और बॉडी के शेप और साइज में चेंज हुआ, और जैसे ही हमने अपने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, बॉडी तुरंत अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले, वो बॉडी कहलाएगी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। देखिए वही चीज़ बताएगी ये। इफ़ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल size and shape completely and immediately after the removal of deforming force, it is said to be perfectly elastic body. Okay, तो ये आपको बताया गया perfectly elastic body. नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। यार इलास्टिसिटी क्या थी कि बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और जैसे हटाया उसने ओरिजिनल शेप और साइज गेन किए, ठीक है, वो थी इलास्टिसिटी। अब आते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी वो होगा जैसे आपने किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया मतलब शेप और साइज में चेंज हो गया,
लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते ही बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन ना कर पाए, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? प्लास्टिसिटी। मतलब परमानेंटली शेप और साइज में चेंज हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स के थ्रू। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या लिखा है। इफ अ बॉडी डज नॉट regain its original shape and size even after the removal of deforming force, it is said to be plasticity, and this property is called it is said to be a plastic body, and this property is called plasticity. ठीक है, तो मतलब जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है? बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज नहीं वापस पा रही है। ठीक है, रीगेन नहीं कर पा रही है। तो इस कंडीशन में जो बॉडी होगी वो क्या कहलाएगी? प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिसिटी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? जैसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में तुरंत अपना शेप और साइज रीगेन कर लेती थी ना बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, पूरी तरह से और इमिडिएटली, कंप्लीटली एंड इमिडिएटली रीगेन करती थी ओरिजिनल शेप और साइज। इसमें क्या है, अगर आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे आप फोर्स एफ अप्लाई करते हो, एफ। ठीक है, जैसे ही आप फोर्स एफ अप्लाई करते हो, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, एफ अप्लाई करने के बाद शेप और साइज इसका चेंज हो गया। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद ये अपना ओरिजिनल शेप और साइज कभी भी ना पा सके, मतलब 1% भी अपना ओरिजिनल शेप और साइज ना रीगेन कर पाए, तब हम कहेंगे बॉडी हमारी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। तो मैंने आपको इलास्टिसिटी बता दिया, इलास्टिक बॉडी बता दिया, प्लास्टिक बॉडी बता दिया, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बता दिया। अब चारों के दो दो एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि कौन से दो दो एग्जाम्पल कहाँ पे यूज़ होंगे मतलब सूटेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस, भाई अब बात करते हैं स्ट्रेस की। व्हाट इज स्ट्रेस? काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। बहुत समझने की बात है भाई। ये आपकी बॉडी है, इस पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लगाया। जैसे ही हमने इस पे फोर्स एफ लगाया, क्या होगा? बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया। ठीक है, तो एफ की हमको रिएक्शन मिलेगी, इस बॉडी में अंदर काम करेगा ये। एफ डैश से लिख रही हूँ, क्या लिख क्या रहे हैं? देखिए, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो फोर्स सेटअप हुआ है इंटरनल रीस्टोरिंग, जिसकी वजह से बॉडी ने अपना शेप और साइज रीगेन किया। चलो यार, एक बात समझ में आई, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से शेप और साइज बिगड़ा था, लेकिन कोई ना कोई फोर्स तो होगा जिसकी वजह से इसने अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन किया। ठीक है, तो वही इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो है, मतलब सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी। तो ये डिफॉर्म्ड बॉडी में पर यूनिट एरिया में जो इसका रिएक्शन काम किया है डिफॉर्मिंग फोर्स का, जिसकी वजह से बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन किया है, वो कहलाता है स्ट्रेस। ठीक है, चलिए भाई। आपको पता है एनएलएम 3 के अकॉर्डिंग हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो भाई आपके डिफॉर्मिंग फोर्स की रिएक्शन ही थी ये। ओके, बस पर यूनिट एरिया एक वर्ड इंक्लूडेड है बस यहाँ पे। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया एफ अपॉन ए, ये दिया भी हुआ है। ठीक है, तो जितना फोर्स आप इस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा, उतना ही तो उसकी रिएक्शन भी काम करेगी, तो इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल ही फोर्स काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखते चलिए। स्ट्रेस है ना, इसका यूनिट, इट्स यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि क्या आता है। ठीक है,
देखते हैं कितने लोगों से डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है ये समझिए सबसे पहले। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब कितने तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स सेट हो सकता है बॉडी में पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी। कितने तरीके से सेट हो सकता है। सपोज करो ये बॉडी थी, हमने यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो डिफॉर्म्ड बॉडी हो गई हमारी। अब इसमें इसकी लेंथ में चेंज आएगा तो इस डायरेक्शन में हमारा रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वहाँ पे बन जाएगी हमारी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, सपोज कर लो ऐसा आपका कोई बॉक्स है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इसका रिएक्शन काम करेगा एफ डैश, उसकी वजह से हमको मिल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है भाई, वो भी देख लीजिए। टेंजेंशियल स्ट्रेस देखिए सरफेस पे काम करेगा आपका, जैसे ये है इसके सरफेस पे आपने फोर्स लगा दिया, एक एंड से आप इसको पुश करे जा रहे हो, तब वहाँ पे जो इसकी रिएक्शन काम करेगी रिस्टोरिंग फोर्स जो काम करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स की रिएक्शन, वो हो जाएगा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो चलिए एक एक को समझते हैं क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट cross-sectional area of the body when the length of the body changes in the direction of deforming force। ये आपकी कोई वायर है या कोई बॉडी है, इस पे जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया, इसकी लेंथ यहाँ से बढ़ के सपोज कर लो इतनी बढ़ गई, इतनी, ये ग्रीन वाला पोर्शन इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। रीज़न क्या था, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके हम स्ट्रेच कर रहे हैं तभी इसका शेप और साइज चेंज हुआ, ओके। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी इस साइड ले लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। अगर सर्कुलर होगा, वायर कंसीडर किया है, ठीक है, वायर के केस में बोल रही हूँ, एफ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया को रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वायर, आप कोई भी वायर देखिएगा तो उसका जो एंड है, एंड पे जो सरफेस एरिया बन रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमेशा आपका सर्कुलर बनेगा, ठीक है। तो सर्कल का इसीलिए मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो स्ट्रेस ही, तो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला आप सिखा है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने को। आगे बढ़िए। कंप्रेशनल स्ट्रेस, ओके देख लो यार, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बाद कंप्रेशनल नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, इसका नाम करेक्ट कर लेना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। द रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, व्हेन its area changes under the deforming force, when its वॉल्यूम चेंजेस अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। ये कोई बॉडी है हमारी, चलिए ये हमारी बॉडी है, जैसे ही इस पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लगाया, क्या हो रहा है भाई, इसकी बॉडी, ये जो बॉडी है इसके शेप और साइज में कुछ चेंज आ गया। सपोज करो एफ फोर्स लगा रहे हो आप, वही है क्यूबिकल शेप का, अगर आपका रबर है, ठीक है, तो आप उसको, या स्पॉन्ज है, आप उसको देखो प्रेस करोगे तो क्या होगा, श्रिंक होगा, उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है। और जैसे ही अपना फोर्स रिलीज कर दोगे वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगी, तो ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू बी, एफ अपॉन ए होगा, यूनिट आपकी सेम रहेगी, डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा, फाइंड आउट कर लेना यार कितना होता है। नेक्स्ट है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होता है,
When the deforming force acts tangentially to the surface of the body, it produces a change in shape and size of the body. The tangential force applied per unit area is equal to the longitudinal stress. Okay, चलो भाई, सॉरी, इक्वल टू द टेंजेंशियल स्ट्रेस, मैंने लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया बाय मिस्टेक। तो ठीक है, फिर से वही बात कही है कि अगर सरफेस पे टेंजेंशियली अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसकी वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है, और ठीक है यस, तो इसका जो रिएक्शन आएगा एफ डैश, ठीक है, वही काउंट करना हमको पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएगा, वो प्रोवाइड करेगा हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये किस सरफेस पे अप्लाई किया गया है उसके एरिया की बात की जा रही है, बॉडी के किस सरफेस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया। नेक्स्ट, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ change in any dimension produced in the body to the original dimension is called a strain. देखिए, अभी तक हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे थे, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा था, बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा था। तो चेंज तो अभी भी हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो चेंज का जो काउंट है वो हमारा किससे पता चलता है? स्ट्रेन के थ्रू। ठीक है, तो सपोज करो ये कोई बॉडी है, इस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो चेंज इन डायमेंशन, ये बॉडी का शेप और साइज कितना चेंज हुआ, हो सकता है इसके लेंथ में चेंज आया हो, एरिया में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, तो डायमेंशंस में इसकी कितनी चेंज आया अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। पहले इसका लेंथ कितना था, या वॉल्यूम कितना था, या एरिया कितना था, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेन। आपको दिख रहा है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात कर लें कि चेंज लेंथ में हो रहा है, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका भी यूनिट मीटर बना अपॉन इसका भी यूनिट मीटर, और मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो एक चीज़ पता चल गई, इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेस 3 टाइप के थे, आपके स्ट्रेन भी 3 टाइप के हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, चलिए बारी बारी एक को समझते हैं, एक एक को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये आपका एक वायर है, इस वायर पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई किया। इनिशियली इसकी लेंथ थी इतनी सिर्फ, इट्स लेंथ वाज से कैपिटल एल। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसकी लेंथ में इतना चेंज आ गया, सपोज कर लीजिए एक्स का, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ के अप्लाई होने के बाद। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह क्या रहा है? चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना आया, एक्स का, अपॉन ओरिजिनल लेंथ वाज एक्स। ठीक है, तो ये आएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों है अभी आपको बता दिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या कोई भी स्ट्रेन होगी आपकी, कोई भी स्ट्रेन किसी भी टाइप की, वो आपकी यूनिटलेस हो जाएगी। ओके, तो ये था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, अब समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? ये आपका एक कोई बॉक्स है, सपोज करिए रबर या स्पॉन्ज कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने एफ अप्लाई किया, मतलब आप इसको प्रेस कर रहे हो। पहले इसका वॉल्यूम था वी, ओरिजिनल वॉल्यूम अगर वी था, ठीक है, वी से ये चेंज होकर वी से कुछ तो वॉल्यूम कम हुआ होगा। कितना कम हुआ? सपोज कर लो डेल्टा वी कम हुआ, जो चेंज हुआ वो इतना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम बोले हैं ना, तो चेंज इन वॉल्यूम बोले तो डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इट वाज वी। चेंज इन वॉल्यूम की भी यूनिट होगी मीटर क्यूब, और वॉल्यूम की भी यूनिट मीटर क्यूब, तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक नहीं है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, shear strain की बात कर लेते हैं। shear strain क्या है? It is defined as the angle theta through which the face originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force। चलो यार, ये आपका सपोज करो कोई क्यूब ऐसे है, तो ये क्यूब का ये वाला एज है, ये फ्रंट एज आपको दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट फेस आपको दिख रहा है। तो फ्रंट फेस दिखने की वजह से हो क्या रहा है, किसी बॉक्स का फ्रंट फेस आपको दिख रहा है और आपने उस बॉडी के या बॉक्स के इस एंड पे फोर्स अप्लाई किया। ये जो डॉटेड पोर्शन है, पहले आपकी बॉडी ऐसे थी, ठीक है, ये वाला जो एज है, ये वाला जो एंड है, ये वाली सरफेस जो है, इसको आपने फिक्स रखा है। सपोज करो कोई आपके पास क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, नॉट रेक्टेंगुलर, क्यूबिकल फॉर्म में ही कंसीडर कर लो, या पैरेलल पाइप्ड फॉर्म में आपके पास कोई रबर या स्पॉन्ज है जिसे आपने फर्श पे फिक्स कर रखा है, सिर्फ फर्श पे एक एज को उसके फिक्स कर दिया। उसके बाद आप अपने सामने वाले जो सरफेस दिख रहा है, एज दिख रहा है, उस पर आप क्या कर रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो लाइक दिस। तो क्या होगा, ये वाली जो ऊपर वाली एज है वो पूरी देखो, ये पहले जो डॉटेड सी बनी है, ये डॉटेड सी इधर भी है, ठीक है, तो पहले डॉटेड वाली पोजीशन थी, उसके बाद जो सॉलिड लाइन के थ्रू शो किया गया वो वाली पोजीशन। ऊपर वाला जो एज है, मतलब ऊपर वाला जो सरफेस है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। कितना शिफ्ट हो रहा है, ये एंगल कितना आएगा, थीटा, ये थीटा शिफ्ट हो रहा है, यही थीटा हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन कितना है, थीटा, एक्स अपॉन एल लिखा है ना, कितना शिफ्ट हुआ, सपोज करो ये डिस्टेंस है शिफ्टिंग एक्स, ठीक है, अपॉन, अगर इसकी ये वाली लेंथ को हम, साइड की लेंथ को हम एल लेते हैं, तो एक्स अपॉन एल, थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर फॉर स्मॉल वैल्यूज आपको पता है tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल, ओके, tan थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल। अभी ये भी बताया फॉर स्मॉल वैल्यूज थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू tan थीटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा इन चीज़ों से। आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यार। द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन the body regains its original shape and size after the removal of deforming force is called elastic limit। भाई कितना फोर्स वो बॉडी, कितना डिफॉर्मिंग फोर्स बियर कर सकती है, जिसके बाद भी बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले, वो हमारा कहलाता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही है कि मैक्सिमम आप कितना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हो, जिसके अप्लाई होने के बाद भी बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले। तो यार हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को किस में मेजर कर रहे थे, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा उतना ही हमारा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया था वही तो था हमारा स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है भाई, इट स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत अगर बात की जाए सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर की, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। क्या कह रहे हैं देखते चलिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई, आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ई टाइम्स स्ट्रेन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालेंगे, ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके। तो ये आ जाएगा आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई आपका था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितना आ गया,
ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लीजिए, यहीं पे इसका यूनिट देख लीजिए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम जो कि स्ट्रेस का होगा, ml-1 t-1। और हाँ जी, ये स्केलर क्वांटिटी है आपका। आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी जिस ई की बात की थी ना वही ई डिस्कस कर रहे हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। देख लो यार, पहले वाली बात आ गई ना, जो चीज़ कहा था वही चीज़ डेफिनेशन में आपको लिखी हुई मिल गई, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिलेंगी। E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ गया। यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बता दिए, क्वांटिटी कैसी है बता चुकी हूँ, और इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी है बेटा बॉडी की, बॉडी के मटेरियल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी जैसे आपने पढ़ा था स्ट्रेस के 3 टाइप, स्ट्रेन के 3 टाइप, उसी तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, within the elastic limit the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is called Young's modulus of material of the wire, ठीक है। within the elastic limit, जो longitudinal stress और longitudinal strain का रेशियो है वो कहलाता है हमारा यंग्स मॉडुलस। किसका, वायर के मटेरियल का। ये हमारा एक वायर है, हमने कंसीडर किया, अपर एंड इसका फिक्स है, इसकी लेंथ शायद मैंने उल्टा लिख रखा है यहाँ पे, लेंथ L है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर चेंज इसमें x है, डिफॉर्मिंग फोर्स ये रहा F, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन से क्लियर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था F अपॉन A, थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए, F अपॉन A होल डिवाइडेड बाई x अपॉन L। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ वॉज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ए को एक चीज़ और लिख सकते हैं, वायर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा, हमें ये चीज़ पता है, F अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन x अपॉन L। तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर ही है। आगे बढ़ते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक और चीज़ थी, यंग्स मॉडुलस को कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिख रहा था तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू, नॉर्मल स्ट्रेस कर दिए, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना था, F अपॉन A डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, प्रेशर भी तो लिख सकते हैं, अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए अगर वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। इस डायग्राम के थ्रू देखिए, ये पहले आपकी बॉडी, ये जो बाहर दिख रहा है शेप उस शेप में थी, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो इस शेप में आ गई, ठीक है। तो फिर वॉल्यूम इसका कम हो रहा है ना, चेंज तो हो रहा है, चेंज दो तरीके से होता है, या तो वॉल्यूम कम हो या ज़्यादा हो। तो जब कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है ना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन अप्लाई किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। ये क्या होता है भाई, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर मॉडुलस, ठीक है। विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत जो रेशियो है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का, वो कहलाता है हमारा शियर मॉडुलस। इट इज डिनोटेड बाय एटा। एटा इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो एटा इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस था आपका फिर से F अपॉन A एंड शियर स्ट्रेन वॉज थीटा। ये फिर से देख लीजिए, ये आपकी बॉडी थी, ये एंगल अगर आप
ये वाला एंगल आप थीटा कंसीडर करते हो, तो थीटा वॉज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना चेंज हुआ है उसको x सपोज कर लो, अपॉन ये वाली जो लेंथ थी अपॉन l। ठीक है, तो ये था शेयर मॉडुलस आपका। इसके बाद आते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? The reciprocal of bulk modulus is known as compressibility of the material. It is denoted by beta. Beta is equals to 1 upon bulk modulus. देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, यूनिट भी पलट जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला आप लोग लिख के बताइएगा क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिन्हें आता है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कंसीडर करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वायर में वो कितनी होती, इन सारी चीज़ों की। और देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे इलास्टिसिटी पे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।